तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है एसडब्ल्यूएम क्लास में। आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास। जहां क्लास को शेयर करना है क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग क्लास 10th में साइंस के बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं। और साइंस के तीनों चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर कह रहा है कि बताइए, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया परावर्तन, ऑप्शन बी में दिया गया अपवर्तन, ऑप्शन सी में दिया गया विक्षेपण, ऑप्शन डी में प्रकीर्णन। सबसे पहला परावर्तन। तो परावर्तन में क्या होता है? तो परावर्तन में यही होता है कि जब भी प्रकाश की किरण चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह वापस लौट जाती है। इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपवर्तन क्या होता है? तो अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद विक्षेपण क्या होता है? तो विक्षेपण होता है कि जब भी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वहां से 7 रंगीन पट्टी निकलती है ना, तो वही है विक्षेपण। अब उसके बाद प्रकीर्णन क्या होता है? तो प्रकीर्णन होता है कि वायुमंडल में उपस्थित कण पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो जो कण है प्रकाश को चारों ओर बिखार देता है, तो वही है वही है प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकीर्णन के कारण ही टिंडल प्रभाव हमें दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि बताइए, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है घास, गेहूं तथा आम, बी में दिया गया है घास, बकरी तथा मानव, सी में दिया गया है बकरी, गाय तथा हाथी, डी में दिया गया है घास, मछली तथा बकरी। आहार श्रृंखला का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखो, आहार श्रृंखला कहने का मतलब ये होता है कि देखो, जैसे कि यहाँ पर बाबू यहाँ पर मान लो कि कोई कीड़ा है, ठीक है, कोई कीड़ा है, हम लिख देते हैं कीड़ा। आहार श्रृंखला करने का मतलब हम समझा रहे हैं, कीड़ा है, कीड़ा को कौन खाएगा? कीड़ा को कौन खाता है? कीड़ा को खाता है मेढक, ठीक है, कीड़ा को खाता है मेढक। तो मेढक को कौन खाएगा? मेढक को खाने वाला भी तो कोई होगा। मेढक को खाता है सांप, तो सांप को कौन खाएगा? सांप को खाने वाला होता है चील। तो ये एक प्रकार से आहार श्रृंखला बना कि नहीं? हाँ, सबका अलग अलग आहार श्रृंखला होता है खाने का। तो कीड़ा को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा? चील खाएगा। तो उसी प्रकार से पूछ रहा है कि इसमें से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया गया घास, गेहूं तथा आम। हमको ये बताओ, क्या गेहूं घास खाएगा? नहीं, तो ये पहले ही गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा का कह रहा है बकरी, ठीक है, क्या बकरी घास खाती है? हाँ, बकरी घास खाती है। फिर उसके बाद अब मानव खाएगा बकरी को, तो हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी होगा। घास, घास को खाएगा कौन? बकरी। बकरी को कौन खाएगा? मानव। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि बताइए, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है 2, ऑप्शन बी में दिया गया है 3, ऑप्शन सी में दिया गया है 4, ऑप्शन डी में 5। तो अब हमको ये बताओ, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथा कह रहा है कि बताइए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है उपचयन, ऑप्शन बी में अपचयन, ऑप्शन सी में संचालन, ऑप्शन डी में कोई नहीं। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है किसी पदार्थ में, तो उसमें से जो ऑक्सीजन का ह्रास, कहने का मतलब जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन जब बाहर निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन में होता है। किसमें होता है? ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं। कितने होते हैं? 18 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बताइए, निम्न में से कौन
पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया गया है हाइड्रा, ऑप्शन बी में दिया गया है अमीबा, ऑप्शन सी में दिया गया है स्पाइरोगाइडा, ऑप्शन डी में दिया गया है सभी। तो हमको ये बताइए बाबू कि कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, किसमें पुनरुद्ध भवन होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाइड्रा जो है, हाइड्रा में पुनरुद्ध भवन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां का है कि बताइए सल्फर की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सल्फर की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो अब हमको ये बताओ बाबू, सल्फर, तो अब हमको ये बताओ कि सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सल्फर को जिसे हम एस से सूचित करते हैं, किससे? हम सल्फर को किससे सूचित करते हैं? तो सल्फर को एस से सूचित करते हैं। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16, ठीक है। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। क्या? बाह्यतम कक्षा, यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो चलिए सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाला कक्षा में कितना बचेगा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो लास्ट में कितना बचा? 6। तो सल्फर की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8वां का है कि बताइए ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो पहले हमको ये बताओ बाबू ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है सर C6H12O6, ठीक है। C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का सूत्र। तो वही पूछ रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो अब हमको ये बताओ इसमें कितना ऑक्सीजन है? तो ऑक्सीजन 6 है, O6 यानी कि ऑक्सीजन 6 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 6, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9वां पूछ रहा है कि बताइए पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है अग्नाशय से, ऑप्शन बी में दिया गया है यकृत से, ऑप्शन सी में दिया गया है छोटी आंत से, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा पीत रस कहाँ से स्रावित होता है बाबू? तो पीत रस जो है वह यकृत से स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां का है कि बताइए सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है। ऑप्शन ए में दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया गया है 25 मीटर, ऑप्शन सी में दिया गया 25 मिलीमीटर और ऑप्शन डी में दिया गया है अनंत। तो आपको पता होगा सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दूरबिंदु। तो हमारा आंख कितनी दूरी तक देख सकता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर 3 फिजिक्स में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के चैप्टर में पढ़ा होगा कि हमारा जो आंख है वो अनंत दूरी तक देख सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और कितना निकट तक देख सकता है, यही अगर रहता है यहाँ पर क्वेश्चन कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु है तो कितना निकट तक देख सकता है? तो आपको पता होगा अगर यहाँ पर दूर ना रहकर निकट रहे तो हमारा आंख कितनी निकटतम दूरी तक देख सकता है? तो आपको पता होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही प्यारा लाइन है दोस्त के ऊपर। कहा जाता है ना तमन्ना है सितारों की, ना चाहत है हजारों की, जब तुम जैसा दोस्त मिला तो क्या जरूरत है हजारों की, ठीक है। तो यदि आप लोग को ऐसा दोस्त मिला है तो ऐसे दोस्त का साथ कभी भी आप लोग मत छोड़िए, ठीक है। क्योंकि ऐसे दोस्त जो है ना नसीब वाले को ही मिलते हैं। तो यही कहते हैं कि दोस्ती बुरी नहीं होती है, बुरी होती है संगत। अगर आप लोग गलत दोस्त के साथ चल रहे हैं तो उसकी संगत अगर आप पकड़ लिए तो वो बुरी है, दोस्ती बुरी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11वां आपका इंतजार कर रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि बताइए प्यारे बच्चों शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 6, ऑप्शन बी में दिया गया है 7, ऑप्शन सी में 8 और ऑप्शन डी में 9। तो हमको ये बताओ शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आप हमको ये बता सकते हैं रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो हाँ, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10 होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10 होता है। इतना आपको याद रखना है, ये दो खास करके याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है या तो शुद्ध जल का, या तो रक्त का, या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कर रहे हैं बाबू निम्न में कौन भस्म है? ऑप्शन ए में दिया गया है HCl, ऑप्शन बी में दिया गया है
NaCl ऑप्शन सी में दिया गया है KOH और ऑप्शन डी में दिया गया है NOT यानी कि नन ऑफ दीज। तो अब हमको ये बताओ कौन भस्म है। तो देखो HCl क्या ये भस्म है? नहीं, ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बी बताओ क्या NaCl भस्म है? तो नहीं, NaCl भस्म नहीं है, ये लवण है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। फिर उसके बाद KOH क्या ये भस्म है? हाँ, ये भस्म है, जिसके लास्ट में OH लग जाए वो क्या है? वो भस्म है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 का है कि बताइए कौन सा विलयन जल में हाइड्रोजन आयन देता है। ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है क्षारक, ऑप्शन बी में दिया गया है क्षार, ऑप्शन सी में दिया गया है अम्ल और ऑप्शन डी में दिया गया है कोई नहीं। अब हमको ये बताइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पर वही पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा विलयन जल में हाइड्रोजन आयन देता है। तो ऐसा कौन सा विलयन है जो जल में घुलकर H आयन देता है यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारा अम्ल है, अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर कहे OH आयन देता है कौन सा विलयन, तो OH आयन कौन सा देता है? तो OH आयन देता है क्षार। आपको ध्यान में रखना है, OH के ऊपर यहाँ पर माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो वो रहता है क्षार। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बाबू 14 का है कि बताइए निम्न में कौन लेंस सूत्र है। ऑप्शन ए में दिया गया है F बराबर R/2, ऑप्शन बी में दिया गया है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ऑप्शन सी में दिया गया है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें कोई नहीं। तो बताओ कौन सा लेंस सूत्र है। तो देखो F बराबर R/2 क्या ये लेंस सूत्र है? नहीं, ये लेंस सूत्र नहीं है। F क्या है? F फोकस है और R वक्रता त्रिज्या है, ये फोकस निकालने का सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद करा है बी में, बी करा है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। क्या ये लेंस सूत्र है? नहीं, ये लेंस सूत्र नहीं है, ये दर्पण सूत्र है। कौन सा सूत्र है? ये दर्पण सूत्र है, ये दर्पण सूत्र है। कैसे? तो देखो यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है, तो ये इसलिए दर्पण सूत्र है। ठीक है, अगर बीच में माइनस लग जाए तो अगर बीच में माइनस लग जाए तो होता है लेंस सूत्र। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का है कि बताइए लेंस में मुख्यतः कितने फोकस होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 2 और ऑप्शन सी में दिया गया है 3, ऑप्शन डी में दिया गया है कोई नहीं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो लेंस जो है ना, देखो ये लेंस है, उत्तल लेंस हमारा है, और यहाँ से जब प्रधान अक्ष बीच से गुजरता है तो एक फोकस इस तरफ रहता है और एक फोकस उस तरफ रहता है। तो लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और हाँ याद रखना केवल लेंस में 2 फोकस होते हैं, दर्पण में एक ही फोकस होता है। दर्पण में कितना फोकस होता है? एक ही फोकस होता है। तो अब हमको ये बताओ बाबू आपका 15 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। ठीक है, आई होप आपका 15 में 15 सही हुआ होगा। ठीक है, तो बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।